सफलता और असफलता की आशा निराशा के बीच मन में एक तूफान चल रहा था। ऑपरेशन थिएटर की टिप टिप होती लाल बत्ती कभी आशंकाओं को बढ़ा देती तो कभी दिल को दिलासा देती प्रतीत होती। नर्सों के पैरों की आहट दिल की धड़कनों के साथ मिलकर चलने लगती। ऑपरेशन थिएटर का कांच पारदर्शी होते हुए भी हरे पर्दों से ढका हुआ था। लाख आंखें गड़ाने पर भी कुछ भी दिखने की कोई संभावना नहीं। मेरे परिवार के दो जीवन डॉक्टरों के पास प्रयोग के लिए पड़े हुए थे, मेरे पापा और मेरी इकलौती दीदी नीना। पिछले 2 सालों से चल रही कशमकश आज मंजिल तक पहुंचने के प्रयास में थी। 2 साल पहले का वो दिन मुझे आज भी याद है, जब महीनों पुराना दर्द झेलते हुए पापा के दोनों गुर्दों को डॉक्टरों ने बेकार साबित कर दिया था। कुछ दिनों तक तो पूरे परिवार में विचार शून्यता की स्थिति बनी रही। परिवार में मैं और दीदी थे। भैया तो विदेश में पढ़ाई कर बस वहीं के होकर रह गया था, वहाँ की यंत्रवत जिंदगी का एक हिस्सा बनकर, जहाँ ना कोई एहसास होता है ना भावनाएं। भैया को पत्र डालकर सूचित किया तो यंत्रवत सा जवाब आया कि पापा को अमेरिका भेज दो, वहाँ इलाज हो जाएगा। यह तो जैसे एक औपचारिकता हुई जिसमें तथ्य तक पहुँचने का प्रयास ही नहीं किया गया। न पूछा गया था कि तबीयत कैसी है, न ये जानने का प्रयास किया गया कि पापा के अमेरिका आने का खर्च और वहाँ जाने का प्रबंध कौन करेगा। फिर मम्मी का जोश उभर कर सामने आया। मम्मी ने पापा के इलाज का सारा भार अपने कंधों पर ले लिया। कभी दिल्ली, कभी अहमदाबाद तो कभी मुंबई। इलाज के सिलसिले में मम्मी पापा को लेकर चक्कर लगाती रहीं। मैं और दीदी हमेशा अकेले रहते थे, पड़ोसियों के सहारे। फिर एक दिन निराशाजनक चेहरा लिए मम्मी टैक्सी से उतरी। पापा को हल्का सा सहारा देते हुए मम्मी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली, लेकिन मम्मी के मुंह में ना तो शब्द थे ना ही सिसकियाँ। मैं और दीदी तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ। पापा मुंह हाथ धोने को उठे तो मम्मी ने धीरे से हमें बताया, पापा के दोनों गुर्दे खराब हो गए हैं और इलाज भी शायद। आगे के शब्द जैसे बिना बोले ही समझ में आ गए थे। लेकिन मम्मी, गुर्दा तो बदल सकता है ना, मैंने इतनी मासूमियत से कह दिया जैसे कोई पुर्जा बदलना हो। लेकिन बेटा, इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। मैं दूंगी गुर्दा मम्मी, मैं दूंगी। मैं चिल्ला पड़ी। मेरे भोलेपन पर उस समय मम्मी हंस भी नहीं पाई थी। फिर एक नया सिलसिला शुरू हुआ, गुर्दा देने की जिद का। परिवार के सदस्यों के अलावा और देता भी कौन। परिवार के सदस्यों के नाम पर थी तो बस मम्मी, मैं और नीना दीदी। इस बार पापा का चेकअप करवाने मम्मी अहमदाबाद गई तो हम दोनों को भी साथ ले गई। डॉक्टर ने पूछा, गुर्दा कौन देगा, तो मैं और मम्मी एक साथ बोले, मैं, जबकि दीदी ने आगे बढ़कर अपनी तरफ इशारा ही किया था। मम्मी की प्रौढ़ावस्था देखकर डॉक्टर उनके गुर्दा देने पर सहमत नहीं हुए और हम दोनों बहनों को अगले दिन सुबह बिना कुछ खाए पिए आने को कहा। हमारी मम्मी तो की कर्तव्य विमूढ़ सी हो गई। करती भी क्या, एक तरफ तो पापा की जिंदगी का सवाल था और दूसरी तरफ उनके शरीर के 2 टुकड़े। धर्मशाला के उस छोटे से कमरे में हम 4 प्राणियों ने चुपचाप रात बिताई, जैसे कुछ घटित ही नहीं हो रहा, जबकि दिलों के भीतर कितना भयंकर तूफान चल रहा था यह मेरा नव परिपक्व मन अच्छी तरह से जानता था। मम्मी की नज़र कभी पापा को तो कभी हमें देखती, और पापा, उन्हें तो हम दोनों को देखकर ही शायद जीने की ललक पैदा होती होगी। मैं सोच रही थी, यदि मेरा गुर्दा पापा के काम आएगा तो मैं धन्य हो जाऊंगी। शायद ऐसे ही भाव दीदी के मन में भी थे। डॉक्टर ने चेकअप किया तो यह अवसर दीदी के हिस्से में गया। मुझे लगा जैसे मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है। जो भी हो, अब हमें अगले मंगलवार को होने वाले ऑपरेशन के लिए तैयार करना था अपने आप को। ऑपरेशन एक नहीं 2 थे, एक पापा का और एक नीना दीदी का। दीदी का गुर्दा निकालकर पापा को जो लगाना था। ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला तो एक नर्स बाहर निकली। मैं भागकर उसके पास गई तो उसने हाथ से धैर्य रखने का इशारा किया और चली गई। कुछ देर बाद ही डॉक्टरों की पूरी टीम बाहर निकली। उनमें से एक डॉक्टर ने मम्मी से कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। तो राहत की सांस ली थी हमने। लगभग 1 घंटे के बाद पापा और दीदी को वार्ड में लाया गया। दोनों को पास पास ही बिस्तर दिया गया था। पहले दीदी की आंखें खुली तो पहला सवाल यही था, पापा ठीक है? मैं झटपट आगे बढ़ी और कहा, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। वो देखो, मैंने साथ वाले बिस्तर पर लेटे पापा की ओर इशारा किया। अधमुंदी आंखों से दीदी ने पापा को देखा, मानो अपने पूरे होते सपनों को
पूरा होते देख रही हो। और उन्होंने फिर आंखें मूंद ली। पापा ने भी अपनी अधखुली आंखों में बुदबुदाया था, नीना कहाँ है? और मम्मी ने भी नीना दीदी की ओर इशारा करके बताया था। 15 दिनों के बाद पापा और दीदी को कुछ हिदायतें देकर डॉक्टरों ने छुट्टी दे दी और हम अपने शहर वापस लौट आए, कुछ खोकर और कुछ लेकर। धीरे धीरे दीदी और पापा सामान्य होते जा रहे थे। पापा जब भी नीना दीदी की ओर देखते तो भाव विभोर हो जाते। अपने भाव में वे शब्दों को नहीं बांध सकते थे। कई बार मुझे ऐसा लगता था कि दीदी के प्राण पापा में दौड़ रहे हैं और पापा दीदी को जी रहे हैं। 4 महीने गुजर चुके थे और पापा ने दीदी के प्राणों को पूरी तरह से अपना लिया था। ऑपरेशन के ठीक 6 महीने बाद अचानक ही एक शाम को पापा की तबीयत खराब हो गई। जब तक भाग दौड़ की तब तक पापा हमें छोड़कर जा चुके थे। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पापा हमें छोड़कर जा सकते हैं। ऐसा लग रहा था पापा सो रहे हैं, क्योंकि रात के सन्नाटे में सारा शहर सो रहा था और दीदी के प्राण भी सो गए थे। रोने की सीमा के बाद एक गम पीना पड़ा था हम सभी को, जिसे पीने से आंसू आंखों से नहीं निकलते बल्कि सीधे दिल पर गिरकर उन्हें भिगोते हैं। गुनगुनाती हुई दीदी चुप हो गई थी और मम्मी तो जैसे शांति की प्रतिमा ही बन गई थी, स्वयं को तटस्थ बनाने की कोशिश में। फिर शुरू हुआ समस्याओं का सिलसिला। एमए की पढ़ाई स्थगित करके दीदी ने बीएड करने का फैसला किया। नए माहौल में स्वयं को ढालने में करीब 1 साल लगा हमें। दीदी का बीएड पूरा हुआ और मेरा बीए। यह समय हमारे लिए आर्थिक और मानसिक कशमकश का रहा। हम तीनों ने स्वयं को ऐसे सिकोड़ लिया था मानो अपनी भावनाओं का आदान प्रदान की क्षमता को भी नष्ट कर दिया गया हो। दीदी ने एक प्राइवेट स्कूल में अध्यापिका की नौकरी कर ली थी। फिर आर्थिक संबल से मिले आत्मविश्वास की धूप से जब हमारे मन सीखने लगे तो हमारे सिकुड़े मन भी खुलने लगे। अब हम एक दूसरे से चर्चा करने लगे थे। व्यवहारिकता की दुनिया में लौटे तो मम्मी दीदी की शादी की बात ले बैठी, पर दीदी ने बड़ी दृढ़ता से मना कर दिया और उल्टा मेरी शादी का प्रस्ताव रखा। लेकिन मैं, दीदी से छोटी मैं, यह कैसे मान सकती थी? पर मैं भी परिपक्व थी। बीएड में प्रवेश ले ही लिया था, बस पूरा होते ही नौकरी कर सकती थी। मैंने दीदी और मम्मी को तर्क भी दिया था, लेकिन दीदी की आंखों में आशंका के जो स्पष्ट शब्द थे वो मैं पढ़ तो नहीं पाई थी, लेकिन उनकी बनावट से उनके भावों को जरूर समझ गई थी। कश्मकश के इस दौर में लड़के देखने आते रहे। हम दोनों ही विवाह योग्य थी, इसलिए दोनों पर ही सबकी नज़रें पड़ती थी। औपचारिक या अनौपचारिक रूप से देखते हुए ना जाने कब वीना ने मुझे पसंद कर लिया था। विवाह की रस्में ना चाहते हुए भी यंत्रवत निभा गई थी मैं, और अपनी मम्मी और दीदी से अलग हो गई थी। अब दीदी और मम्मी अकेले ही जीवन व्यतीत किए जा रही थी। दीदी के पास जाने कौन सा उद्देश्य था। मैं दबी जबान में दीदी से शादी की बात करती तो दीदी की चुप्पी जैसे मुझसे प्रश्न करती, क्या तुम्हारी नज़र में ऐसा कोई लड़का है जो? दीदी के मन की बात मैं भी जानती थी, लेकिन कुछ न कर पाने को मजबूर थी। क्या कोई लड़का यह बात जानकर दीदी को स्वीकार कर पाएगा कि दीदी की का एक ही गुर्दा है? मैं एक बच्चे की माँ बन चुकी थी, लेकिन उसकी हर किलकारी मुझे अपराध बोध से भर देती। फिर एक दिन हमारी दूर की बुआ जी ने अपने किसी रिश्तेदार के लिए शादी का प्रस्ताव भेजा। इस बार मैं मौका नहीं खोना चाहती थी। मैं और विनय इंदौर जाकर लड़का देख आए थे। मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का, प्राइवेट कंपनी में कार्यरत था। इस बार मैं दीदी से बड़ी बन गई थी और मम्मी को घर वर के बारे में बताकर संतुष्ट कर दिया था। मैं नहीं चाहती थी इस बार हम किसी छोटे से कारण से रिश्ता अस्वीकार कर दें। चट मंगनी पट ब्याह का प्रस्ताव रखा। दीदी को इस बार बोलने का अवसर ही नहीं दिया। दीदी भी शायद सहमत थी। मैंने और विनय ने दौड़ धूप कर शादी का सारा काम किया। दीदी को विदा करके ही दम लिया। दीदी की विदाई के बाद मैं घर समेटने में मम्मी की मदद कर रही थी कि दीदी की अलमारी में मुझे एक डायरी नजर आई। उत्सुकतावश खोल बैठी तो पूरा पढ़कर ही दम लिया। डायरी पापा को गुर्दा देने के बाद ही लिखी गई थी। शुरू के पन्ने में प्रसन्नता के भाव नजर आ रहे थे, जहां पापा को गुर्दा देकर दीदी बहुत खुश थी। एक जगह तो दीदी ने लिखा था, मेरे शरीर में लगे टाकों में उठती टीस से मैं कभी आहत नहीं होती हूँ, बल्कि ऐसा लगता है कि मैं पापा के दर्द को बांट रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है सचमुच। एक जगह लिखा था, उस दिन जब नर्स ने मेरे टाकों को स्पिरिट से साफ किया तो मुझे वो दर्द अपना नहीं लगा, बल्कि पापा का दर्द लगा। आगे एक जगह लिखा था, सोचती हूँ कि मुझ में बड़प्पन कब से आ गया। पापा को जीते देखकर बहुत खुश होती हूँ।
पापा मुझे देखकर खुश होते हैं। यानी पापा के जीने तक की सारी डायरी पापा के इर्द गिर्द ही थी। फिर पापा की मौत। काफ़ी दिनों तक कुछ नहीं लिखा था दीदी ने। फिर शुरू किया था तो निराशाजनक शब्दों से, पापा नहीं मरे, मैं मर गई हूँ। मेरे शरीर का हिस्सा पापा को जिंदा नहीं रख पाया। दिल करता है अपना दूसरा गुर्दा भी काट कर फेंकूं। फिर बहुत सी ऐसी बातें दीदी ने लिखा था। रीना और मम्मी आजकल शादी की बात करती हैं मुझसे। हंसी आती है मुझे उनकी बातों पर। भला मुझसे कौन शादी करेगा? सारी दुनिया को पता है मेरे गुर्दा देने के बाद ना करे शादी कोई। लेकिन गम तो इस बात का है कि पापा भी नहीं रहे। यदि वो रह जाते तो मेरा त्याग सार्थक हो जाता। जब डायरी बंद की तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। दीदी जो ऊपर से इतनी शांत दिखाई देती थी, अंदर से विचारों से इतनी उद्वेलित होंगी। उनके चेहरे पर कभी भाव को आते जाते नहीं देखा मैंने। मैं अनुमान ही लगाती रहती थी कि दीदी अब क्या सोच रही होंगी। लेकिन आज उसकी डायरी में सब कुछ कह गई थी वह मुझे। इन विचारों की दुनिया से बाहर आई तो एकदम आशंकित हो उठी कि कहीं ये डायरी जीजा जी के हाथ न लग जाए। उनको हमने इस बात का खुलेआम जिक्र नहीं किया। दीदी के भाव का कहीं पता चल गया तो कहीं वे भी पश्चाताप से न भर उठे। मैंने वो डायरी अपनी अटैची में डाल ली। 2 दिन बाद दीदी हम लोगों से मिलने आई तो गले लगकर रो पड़ी। मैंने दीदी से पूछा, सब ठीक है ना ससुराल में? हाँ हाँ। और जीजा जी? उनके बारे में तो पूछ ही मत, सही अर्थों में वे इंसान हैं। सुनकर मैंने राहत की सांस ली। चाय पानी के दौर के बाद मैं एकांत कोना ढूंढने लगी जहाँ दीदी से कुछ बात कर सकूं। मौका पाते ही मैंने दबे स्वर में कहा, दीदी वो डायरी आपकी, सोचती हूँ कहीं छुपा दूँ या फाड़ दूँ। हट पगली, क्या ज़रूरत है? कहीं जीजा जी को पता न चल जाए। अरे नहीं, वही तो कह रही थी मैं। पहली मुलाकात में मैं सोच रही थी कि इस बारे में बात करूं या नहीं। फिर तुम्हारे जीजा जी ने ही शुरुआत की। तुम तो बहुत महान हो। कैसे? मैं भौचक्की रह गई थी। इतना महान कोई नहीं होता नीना। मुझे बुआ जी ने सब कुछ बता दिया है। इस बात पर तो तुम्हें पसंद किया है मैंने। त्याग की मूर्ति को कौन नहीं अपने घर में स्थापित करना चाहेगा। और मैं तो जैसे भाव विह्वल हो गई थी ऐसा पति पाकर। दीदी भावुकता में अनवरत बोले जा रही थी। ओ दीदी, मैं तो सोच रही थी। और मैं दीदी के गले लिपट गई। मैं दीदी के भाव को पढ़ने का प्रयास कर रही थी। ऐसा लग रहा था कोहरा साफ हो गया है और दीदी साफ पर्दे पर अपनी जिंदगी की संवरती तस्वीर देख रही हैं।